एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। भारत चीन के बीच तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना का एक मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर लद्दाख के लेह एयरबेस पर पहुंच गया है और ये जंबो मालवाहक विमान किसी भी मौसम में लंबी दूरी तक बड़े लड़ाकू उपकरण, सैनिक और मानवीय सहायता वहां पर ले जा सकता है। सेना ने चीन के साथ बढ़ते सीमा तनाव के बीच पूर्वी लद्दाख में उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हथियारों, गोला बारूद, ईंधन, भोजन और आवश्यक सर्दियों की आपूर्ति तेज कर दी है और भारतीय वायुसेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मौसम में बदलाव के कारण वायु योद्धाओं का रोल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वायु योद्धा सदैव चौकस और तत्पर रहते हैं। ऐसे में उनका उच्च मनोबल और उनके पास उपलब्ध अत्याधुनिक उपकरण उनको किसी भी दुश्मन का सामना कर। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने यह कहा है कि कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर हालात नियंत्रण में हैं और सुरक्षा बलों को इस साल सीमा पार से होने वाली घुसपैठ पर बड़े स्तर पर रोक लगाने में कामयाबी भी मिली है। संघर्ष विराम उल्लंघन की कुछ घटनाएं हो रही हैं जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान घुसपैठ में मदद करने के लिए करता है, लेकिन उन इलाकों में भी स्थिति को नियंत्रण में लाया गया है। पिछले साल करीब 130 आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी, लेकिन इस साल ये संख्या 30 से नीचे है, जो बहुत कम है। आज का दिन में जम्मू एंड कश्मीर के हालात के बारे में कुछ शब्द बताना चाहता हूं। LC के ऊपर फिलहाल हालात काफ़ी कंट्रोल में हैं। मैं बताना चाहता हूं कि सीज़फायर वायलेशंस थोड़ी बहुत हो रहे हैं, जो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करने में उसको मदद मिलता है, बट उस इलाके में भी कुछ ही दिनों में कुछ कंट्रोल में आया है। और इस साल हम इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी हद तक रोक पाए हैं। जैसे पिछली साल तकरीबन 130 आदमी इन्फिल्ट्रेशन हुए थे, इस साल ये फिगर 30 से कम है। इतना बदलावट आया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी बदौलत अंदरूनी। वहीं महाराष्ट्र ATS को बड़ी कामयाबी मिली है। ATS की नासिक यूनिट ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी शख्स लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और भारत की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा कर रहा था। पुलिस के मुताबिक ये शख्स HAL का कर्मचारी है और महाराष्ट्र ATS के बयान के मुताबिक नासिक में रहने वाला शख्स भारतीय लड़ाकू विमान मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ी जानकारियां साझा कर रहा था। लोजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का शनिवार को पटना में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पासवान के बेटे चिराग पासवान ने उन्हें मुखाग्नि दी और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए भारी भीड़ वहां पर उमड़ी। पासवान का गुरुवार रात को दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया था। उनके कुछ दिनों पहले ही हार्ट सर्जरी भी हुई थी और देश के वरिष्ठ नेताओं में से एक पासवान को अंतिम विदाई देने पटना के दीघा इलाके में जनार्दन घाट पर भारी हुजूम उमड़ा और यहाँ पूरे सम्मान और रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ नेता भी घाट पर पहुंचे और CM नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पासवान को श्रद्धांजलि दी। राजस्थान के करौली में मृतक पुजारी के परिवार ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया है और पीड़ित परिवार ने सरकार से जो मांगी गई थी वो सरकार ने अब मान ली है और पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए और बेटे को संविदा कर्मचारी की नौकरी दी जाएगी। गौरतलब है कि उपचार के दौरान जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में पुजारी की मौत के बाद उसका शव शुक्रवार देर रात गाँव पहुंचा, जहाँ पर शनिवार को मामले ने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया था और पीड़ित परिवार धरने पर बैठ गया था। पंजाब में पिछले कई दिनों से कृषि कानूनों को लेकर के किसान संघर्ष कर रहे हैं। इसी कड़ी में संगरूर के
धुरी में धरना दे रहे किसानों के बीच एक किसान ने दम तोड़ दिया है। धरना प्रदर्शन के दौरान हार्ट अटैक से किसान की मौत हुई है। इसके लिए किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। शासन ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣੀ ਗਏ ਨੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਸੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਰ। पश्चिम बंगाल पुलिस अब सवालों के घेरे में है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर के बीजेपी के नेता बंगाल पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी नेता राज बिष्ट और आरपी सिंह के का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर में जो वहाँ का जो पुलिस का तंत्र है वो एक एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ टीएमसी है। यानी जो टीएमसी के कैडर जिस तरह से काम करते हैं उसी तरह से उसी डायरेक्शन में वहाँ की पुलिस प्रशासन भी काम करती है। और ये तो आपने अभी थोड़े नाम गिनाए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा आज जो टीएमसी को छोड़ के जो ओपोजिशन के नेता या कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर में इतने फेक चार्जेस और केसेस लगाए हैं। अगर मैं दार्जिलिंग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो 12,000 यूथ के ऊपर में फेक चार्जेस और केसेस हैं। अत्याचार और बर्बरता कभी भी किसी सिख के साथ किसी भी प्रोटेस्ट में नहीं देखी, वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ। पुलिस ने सिर्फ उसकी पगड़ी नहीं उतारी, उसको बालों से घसीटा और पीटा है। ममता बनर्जी ये भूल रही हैं, बांग्लादेश लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा ने बनवाया था, सरदार जी थे वो। इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश को आज़ाद रखने के लिए जितनी कुर्बानियाँ सिखों ने दी हैं, अभी गलवान वैली में भी एक ही सिख था जिसने 12 चाइनीज सोल्जर्स को मारा था। जिस प्रकार की बर्बरता अत्यंत हो गई, अति हो गई। मैं चाहूँगा ममता बनर्जी में थोड़ी शर्म हो। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ पर उनकी नारियल वाली टिप्पणी को लेकर के हमला बोलते हुए कहा है कि वो नारियल लेके चलते हैं, न कि शैंपेन की बोतल। दरअसल कमलनाथ ने कहा था कि सीएम शिवराज अपने साथ नारियल लेकर के चलते हैं और जहां मौका मिलता है वहां पर इसे फोड़कर नई घोषणा कर देते हैं। नारियल हमारी संस्कृति और संस्कार है। हर पवित्र कार्य के लिए नारियल का उपयोग किया जाता है, लेकिन हम वैसे ही नारियल नहीं ले जाते हैं। विकास के जो काम कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार ने ठप्प कर दिए थे, फिर से शुरू किए और केवल शिलान्यास नहीं कर रहे। अभी 13,000 सड़कों का लोकार्पण किया जो कोविड काल में बनाई। ये रोते थे कि पैसे ही नहीं है। अब हम विकास के काम कर रहे हैं तो इनको तकलीफ होती है और कुछ नहीं मिलता तो कह रहे हैं नारियल लेके चलें। और नारियल पवित्रता का प्रतीक है। भगवान की पूजा करते हैं तब हम नारियल चढ़ाते हैं। नारियल सेवा का प्रतीक है। अब नारियल ही लेके चलता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के मन में अपनी पार्टी की छवि बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी कहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। जनतांत्रिक गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, श्री नड्डा जी, श्री नीतीश कुमार जी अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार में रहेंगे। संयुक्त सभाएं होंगी और पहले की तरह से पुनः एनडीए वहां पर भी। दिल्ली सरकार ने फिक्की पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पर्यावरण नियमों की अनदेखी के आरोप में लगाया गया है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के आदेश जारी किए हैं और फिक्की को 14 अगस्त को तानसेन मार्ग को डेमोलिशन साइट पर धूल उड़ने से रोकने के लिए एंटी स्मॉग गन लगाने के लिए कहा गया था और साथ ही कहा गया था कि आप काम रोकें और रिपोर्ट दें कि आपने नियमों का पालन किया है। लेकिन फिक्की ने जवाब नहीं दिया है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया।
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर हमला बोला है। ओवैसी ने मोहन भागवत के उस बयान पर आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत का मुसलमान दुनिया में सबसे संतुष्ट है। ओवैसी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत ये ना बताएं कि हम कितने खुश हैं, जबकि उनकी विचारधारा मुसलमानों को दूसरी श्रेणी का नागरिक बनाने की है। और बता दें कि महाराष्ट्र की एक पत्रिका को दिए गए एक साक्षात्कार में मोहन भागवत ने कहा था कि सबसे ज़्यादा भारत के ही मुस्लिम संतुष्ट हैं। इस बयान पर ओवैसी ने सख्त टिप्पणी की है। ओवैसी ने ट्वीट किया है कि खुशी का पैमाना क्या है, यही कि भागवत नाम का एक आदमी हमेशा हमें बताता रहा कि हमें बहुसंख्यकों के प्रति कितना आभारी होना चाहिए। हमारी खुशी का पैमाना ये है कि क्या संविधान के तहत हमारी मर्यादा का सम्मान किया जाता है या नहीं। अब हमें ये नहीं बताइए कि हम कितने खुश हैं, जबकि आपकी जो विचारधारा है वो चाहती है कि मुसलमानों को दूसरी श्रेणी का नागरिक बनाया जाए। हिमाचल के नूरपुर से पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अजय महाजन ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। 3 किसान कानूनों को लेकर के उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है, लेकिन खुद किसान की आवाज को ही अनसुना किया जा रहा है। किसानों को पूरी तरह से पूंजीपतियों के हवाले किया जा चुका है। पंजाब सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस में एक बार फिर से सक्रियता बढ़ने पर चर्चा हो रही थी। लगातार उन्हें मनाने के लिए कई बड़े नेता उनसे बात भी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू को जगह नहीं दी गई है। इस लिस्ट में सीएम कैप्टन को हालांकि जगह दी गई है, लेकिन सिद्धू को नहीं। अब इस बारे में भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। एक बार फिर से हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पीएम मोदी पर सवाल उठाने को लेकर राहुल गांधी पर करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को न जाने कौन खबरें देता है, जितनी सुरक्षा सैनिकों की इस समय है आज से पहले कभी नहीं थे। विज ने यह भी कहा कि सैनिकों के लिए रहने, खाने और मौसम के हिसाब से टेंट जैसी बेहतर सुविधाएं आज से पहले कभी नहीं थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि राहुल गांधी वास्तव में झूठ की फैक्ट्री है। देखिए, राहुल गांधी को खबरें पता नहीं कौन देता, और राहुल गांधी सही मानों में तो झूठ की फैक्ट्री है। जितनी सुरक्षा व्यवस्था सैनिकों की इस समय है, आज से पहले कभी नहीं थी। उनके रहने की व्यवस्था, उनके वहाँ पर टेम्परेचर के मुताबिक गर्म टेंट, उनके भोजन की व्यवस्था, उनकी वर्दी की व्यवस्था जितनी बेहतर आज है, आज से पहले कभी नहीं थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से ये कहा है कि यूपी में दंगा भड़काने की साजिश हुई है। सीएम योगी ने इसके लिए विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला है। शनिवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पूरा देश जब श्रीराम जन्मभूमि पर कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को लेकर के उमंग और उत्साह में था, तब कुछ तत्व राज्य में दंगे रचने की साजिश रच रहे थे। और सीएम ने यह कहा है कि ये वो ही लोग हैं जो पूर्वी यूपी में चीनी मिलों को बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा ये वो हैं जिनके शासनकाल में पूर्वी यूपी में इंसेफेलाइटिस से 50,000 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई थी। इन्होंने एक बार फिर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि मरने वाला बच्चा गरीब, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय का था। गरीब की जाति नहीं होती, लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा या कांग्रेस समेत किसी अन्य दल ने सहानुभूति नहीं दिखाई।
हाथरस कांड के बाद अब हाथरस मामले में जांच की जा रही है, तो वहीं भीम आर्मी का नाम सामने आ रहा है, जिसमें भीम आर्मी पर आरोप लग रहा है कि भीम आर्मी को पीएफआई की तरफ से फंडिंग हो रही है और हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश की जा रही थी, जिसमें भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद और राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने यह कहा है कि हमारे खाते की जांच करवा सकते हैं, अगर हमारे खातों में 1 लाख भी मिल गए तो अपना इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अगर अकाउंट में पैसे नहीं मिले तो योगी जी इस्तीफा देने को तैयार हैं। देखिए, सरकार जब अपनी कार्यशैली पर पूरी तरह उत्तर प्रदेश में विफल हो चुकी है, इस नालायक सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, जब सरकार को अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि इस सरकार में पूरे देश में बीजेपी की सरकार है और इस सरकार में शोषण हो रहा है। उस शोषण के खिलाफ मात्र एक संगठन खड़ा है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन। हाथरस में जो मनीषा बहन की हत्या की गई, उसमें भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने उस बहन को न्याय दिलाने के लिए उसकी आवाज़ उठाई, और सरकार जब अपनी कार्यशैली में बिल्कुल पूरी तरह विफल हो गई, तो सरकार को जब कुछ नहीं मिला तो सरकार भीम आर्मी पर झूठे इल्जाम। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के बाबा हिंदूराव अस्पताल में डॉक्टर्स का धरना अभी जारी है। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिसके विरोध में हेल्थ केयर वर्कर अस्पताल के रोड के बाहर धरने पर बैठे हैं और लगातार अस्पताल प्रशासन से वेतन की मांग कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान समिति ने देश भर के सांसदों का घेराव करने की कोशिश की है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी सांसद नायब सिंह सैनी के वहां पर निवास का जो है घेराव करने की कोशिश की गई और काले झंडे भी दिखाए गए। किसानों का ये कहना है कि ये 3 जो कानून बनाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, ये सांसदों के समर्थन से ही बनाए गए हैं और इसी कड़ी में आज कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी के निवास का घेराव किया गया है और सांसद को काले झंडे भी दिखाए गए हैं। इस दौरान भारी मात्रा में सांसद के घर के बाहर पुलिस बल भी तैनात किया गया ताकि कोई भी लड़ाई झगड़ा वहां पर ना हो। तीनों कानून जब लागू होंगे वास्तव में, तो ये आम किसान का, मजदूर का, छात्र का, कर्मचारी का
खिलाफ जाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं इसे हमारे जनप्रतिनिधि के साथ मिलके बातचीत करके 3 कानूनों का विरोध करें। चौथा एक वो बिजली बिल 2020, वो अध्यादेश अभी बिल है, जब वो कानून बन गया बिजली के रेट अनाप शनाप बढ़ेंगे, यानी जो सब्सिडी है। यूपी के शाहजहांपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान शाहबाज नगर बाईपास से 2 गाड़ियों में करीब 15 लाख रुपए की शराब बरामद की है। पकड़ी गई शराब हरियाणा मार्का की है। वहीं शराब के साथ ही पुलिस ने 3 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल थाना सदर बाजार पुलिस और एसपी की स्पेशल टीम ने संयुक्त रूप से मुखबिर की सूचना पर शाहबाज नगर बाईपास से वाहन चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियों से हरियाणा मार्का की 210 पेटियां शराब बरामद की है और पकड़े गए आरोपियों से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ये बेसिकली जो गाड़ियाँ ये इस्तेमाल करते हैं, ये कंटेनर हों चाहे कैंटर्स हों चाहे ट्रक्स हों, तो ये इनके पास बिल्टी किसी और चीज़ की होती है, सामान कुछ और रहता है और अंदर कैविटीज़ बनी रहती हैं, या बिना कैविटी के भी बीच में ये शराब को रखकर और चारों तरफ से कुछ ऐसा सामान रहता है जिनके बारे में इनके पास कागजात वगैरह रहते हैं। इस तरह से पश्चिम बंगाल में पुलिस के द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर के बीजेपी लगातार ममता सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने इस मामले में बोलते हुए इसे पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की नाकामी बताया है। पश्चिम बंगाल में फैलते जा रहे हैं, जिस तरह से हिंसा की वारदात बढ़ती जा रही है, जिस तरह पुलिस की नाकामी पश्चिम बंगाल में हो रही है और पूरी तरह से ममता बनर्जी की कोताही है इस आतंक गतिविधियों को खत्म करने के लिए, वह बहुत ही चिंता का विषय है और पूरे देश के लिए यह महत्वपूर्ण है कि इस बारी इस चीज को देखें और ममता जी को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। गवर्नर साहब बार बार इस बात के लिए संसद में नए कृषि विधेयकों के पारित होने के बाद से केंद्र सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इन विधेयकों के खिलाफ कई पार्टियों ने उनका साथ छोड़ दिया है। उधर किसान इन विधेयकों का जमकर के विरोध कर रहे हैं, वहीं विपक्ष भी केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रहार कर रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर बरसते हुए दिखाई दिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार पर नए कृषि कानूनों के जरिए किसानों में भ्रम पैदा कर रही है। बिहार के समस्तीपुर में हत्या मामले में परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मामला शुक्रवार शाम का है। अपराधियों ने उन पर गोली चलाई थी जिससे वहां पर उनकी मौत हो गई थी और वहीं मृतक के परिजनों ने भाकपा माले की टीम से मिलकर के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। कृषि कानूनों के समर्थन में बीजेपी को झज्जर के डीघल गांव से शुरू की गई ट्रैक्टर यात्रा को गांव में ही विरोध का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक झज्जर में कृषि कानून के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर यात्रा निकाली और यात्रा झज्जर के डीघल से शुरू हुई। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान ट्रैक्टर यात्रा को गांव में ही विरोध का सामना करना पड़ा, जहां पर कृषि कानून के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं को लोगों ने काले झंडे दिखाए। झूठ के आधार पर विरोध कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि एमएसपी बंद होगा, मंडी बंद होगी, मंडी यूं ही चल रही है, एमएसपी यूं ही चल रहा है, आगे भी बढ़ के आएगा। और 8 फसलों तक तो 4 सालों तक हमारी सरकार एक दाना खरीदेंगे और आगे कांग्रेस का तो मुझे कोई भविष्य लगता नहीं है। हम आएंगे तो आखिर तक क्यों खरीदेंगे। कांग्रेस का एक स्वभाव रहा है कि झूठ बोलो और एक हाइपोथेटिकल भय बनाओ कि आज तो चलेगा, आगे बंद हो जाएगा। भाई आगे के तुम तो चले जाओगे। इनमें तो राहुल भी जवान है, सुरजेवाला भी जवान है, दीपेंद्र भी जवान है और मैं भी 20 साल ठीक हूँ तो भगवान की कृपा है। इसलिए आगे बंद हो जाए तो फिर आ जाइए, लेकिन एक बात पक्की थारी झूठ नहीं।
देवरिया में सोशल मीडिया पर एक मारपीट का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जहां वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को बेरहमी से पीट रहा है। बता दें कि वीडियो बघोच घाट थाना क्षेत्र के दुलार गांव का है, जहां पर दुलार भट्टी गांव में दो पक्ष आपस में ग्राम सभा की खलियान की जमीन को लेकर के आपस में भिड़ गए और जिस पर पीड़ित पहले से ही अपना काम कर रहे थे और दूसरा पक्ष अपनी दबंगई पर वहीं कब्जा करने लगा और ये कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई और एक दूसरे पर लाठी डंडे और गंडासे से प्रहार किया गया, जिसमें दूसरे पक्ष की महिलाओं के साथ आधा दर्जन से ज़्यादा लोग जो हैं वो बुरी तरह से घायल हो गए। और पीड़ित का ये कहना है कि हम लोग अपने ज़मीन में सालों से रहते आ रहे हैं, जिसमें हमारा राइस मिल भी है और बगल में खलियान की ज़मीन है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। सुबह में हमारे राइस मिल के बगल में कुछ लोग जबरन हमारे सड़क पे वो कर रहे। जो लोग थे वो कौन थे आपके? हमारे पट्टी के ही लोग थे। अच्छा, पट्टीदार लोग थे। जी। तो क्या हुआ, हम लोग गए वहाँ समझौता के लिए, कहने पूछने के लिए। जी जी। पूरे गांव में ग्रुप बना कर समूह में आके लगभग कितने लोग थे? अरे लगभग 20-25 लोग ऐसे थे। 12-13 आदमी। जी जी। और 10-12 लोग मतलब प्रहार किए हैं। जी। और किसी ने गणासी से मारा है, किसी से फरसा से मारा है। जी। देखिए ओट कट गया मेरा। जी, सर भी फटा हुआ है। फटा हुआ है। जी। भाई का देखिए मेरा हाथ कट गया। ये आपके भाई साहब हैं? उतर गया। तेरा हाथ उतार दिया, उंगली उतार दिया। जी 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 जी। ये देखिए बहन का मेरी। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कैंसर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान अभियान रैली को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया गया और ग्रेस कैंसर फाउंडेशन और राज्य पुलिस की तरफ से इस अभियान को चलाया गया, जिसमें लगभग 103 देशों ने हिस्सा लिया। पराली न जलाने को लेकर अब किसान जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अब अंबाला के 2 गांव उगाड़ा और बाड़ा में किसानों ने पंजाब से बेलर मशीन खरीदी, जिसकी मदद से पराली के गट्ठे बना करके उन्हें स्टोर किया जा रहा है और काम पूरा होने के बाद उन्हें मिल्स के अंदर बेचा भी जा रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा है और साथ ही किसान अब कमाई भी करने लगे हैं। दोनों गांवों के अंदर 1000 एकड़ खेती की जमीन है। किसानों को ये आइडिया कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गिरीश नागपाल ने दिया था, जो पंजाब से एक कंपनी की मदद से बेलर मशीन यहां पर ला पाने में कामयाब रही। एक्चुअली सर इस मशीन से बहुत फ़ायदा है। पहले तो इसको हम बहा ही नहीं कर सकते, ना अपनी फसल बीज सकते थे, लेकिन अब ये इसको मशीनरी के द्वारा सारा कलेक्ट कर लेते हैं और इजीली इसको हम अगली फसल बीज सकते हैं। और दूसरा ये हमारे अर्निंग का भी साधन बन चुका है इससे। और जो ये बचा हुआ है इसको डिकम्पोज होके ये नेक्स्ट फसल में फर्टिलाइज़र का काम करेगा सर। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो कितना नुकसान होता है? सर इसके हमारे जो लैंड है उस पर भी इफेक्ट पड़ता था, एयर पोल्यूशन भी होता था, बैक्टीरिया भी हमारी जो ज़मीन के थे वो भी इससे डिस्ट्रॉय होते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल इकोसिस्टम इको फ्रेंडली बन गया रहेगा। पहले डर भी रहता था कार्रवाई। हाँ। इस मशीनरी से जी बहुत फ़ायदा है। इससे एक तो प्रदूषण की भी समस्या हल होगी जी, प्रदूषण नहीं फैलने का। और इससे ज़मींदार को भी फ़ायदा जी, जैसे पहले खेत नहीं बह सका थे, ये आराम से खेती बाड़ी बह सका जी। देखिए पुराने समय से ये कहा जाता था कि किसान 2 चीज़ों के अलावा सभी चीज़ें अपने लेवल पर पैदा कर सकता है। वो 2 चीज़ें थी, नमक और लोहा। नमक और लोहे के अलावा ये कहा जाता था कि किसान अपने खेत से अपनी ज़रूरत का सब सामान उपजा लेता है। आने वाले समय में जैसे हरित क्रांति आई, समय के साथ साथ किसान की ज़रूरतें बढ़ी, खेती की ज़रूरतें बढ़ी, उसे बहुत से साधनों पर निर्भर रहना पड़ा। इससे किसान के खर्चों में बहुत वृद्धि हुई। खर्चों में बढ़ोतरी होने के साथ साथ ये जो पराली जलाने की सामाजिक बुराई मैं कहूँगा, ये भी खेती किसानी में घर कर गई। अब सरकार द्वारा भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं कि किस तरह से पराली जलाने की सामाजिक बुराई से निजात मिले। तो आप यहाँ आज देख सकते हैं कि कैसे बेलर के माध्यम से किसान अपनी पराली को अपने आय के साधन के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। बिहार के दरभंगा में आरजेडी उम्मीदवार अमरनाथ आगामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका पांव बेहद
शुभ है। जेडीयू छोड़कर के आरजेडी में वो शामिल हुए हैं, जिसके बाद उनके नेता लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है और अब तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे। वहीं उन्होंने बीजेपी नेता सुशील मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि एक नेता ने पूरे बिहार बीजेपी को बर्बाद कर दिया है और साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर जमकर निशाना साधा। ₹5 का सदस्य अभी नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया कि नीतीश कुमार नाराज हो। और नीतीश कुमार इसलिए हमको सदस्य नहीं रखना चाहते थे कि उनको सही आईना दिखा दिए थे। मात्र 2 कारण है। निश्चित रूप से कौन चाहता है जब चुनाव आती है, पहला चुनाव बिहार का अच्छा है, ऐसा है कि यहाँ उस तरह का वातावरण नहीं है। वो बड़ा बात नहीं है, केवल आप लोग को ये बताने आए थे कि आप लोग को लगता था क्या करे क्या नहीं करे, काहे नहीं खोलते पत्ता। आप लोग के साथ रहते रहते कब बोलना चाहिए क्या बोलना चाहिए ये समझ में आ। दिल्ली में नगर निगम संचालित अस्पतालों में डॉक्टरों को कई महीनों से वेतन न मिलने के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह कहा है कि अगर बीजेपी शासित एमसीडी अस्पतालों को चला पाने और स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन दे पाने में असमर्थ है तो अस्पताल उन्हें सौंप दिए जाएं। सत्येंद्र जैन ने यह कहा है कि एमसीडी स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन तुरंत जारी करें। इसके साथ ही अधिकारियों को हिंदूराव और कस्तूरबा गांधी अस्पताल में इलाज कर रहे कोविड मरीजों को दिल्ली के सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्देश भी दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का कुछ दिनों पहले ही उद्घाटन किया था। वहीं लाहौल घाटी के हजारों बुजुर्गों की आशाओं को भी नया जीवन दिया गया है। टनल के बनने से लाहौल के बुजुर्गों में भी एक नई उम्मीद जगी है कि अब उन्हें भारी बर्फबारी के बीच कुल्लू आने के लिए नहीं तरसना होगा। इससे पहले हर साल बर्फबारी के दौरान 6 महीने के लिए रोहतांग दर्रा उनके लिए मुश्किल बन जाता था और दर्रे पर पड़ी बर्फ उनके लिए कारावास का काम करती थी। अब टनल के बनने से लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे अधिक लाभ होगा और इससे पहले कई बुजुर्गों को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब घाटी के लोग अटल टनल के माध्यम से तुरंत स्वास्थ्य सुविधा के लिए कुल्लू या बाहरी राज्यों का रुख कर सकते हैं। उससे पहले हम जब भी पैदल चलते थे उस वक्त हम मनाली से लेकर के हम 2-3 स्टेज पे जाके मनाली पहुंचते थे। मनाली से वापसी भी वही हाल होता था और तकरीबन ये हमें वो पूरा जान पर रिस्क लेके हम लोग जाते थे। अब इस टनल खुलने से फिर तो हम इसको तो वो ही नहीं कर पा रहे कि उम्मीद नहीं कर पा रहे कि हमारे ऊपर ऐसे भी होगा। मगर आज तो ऐसे खुशी की दिन है। अब तो ये तो पूरा लाहौल स्पीति पांगी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। इससे तो बहुत ज़्यादा हमें खुशी मिली है। तो यहाँ मुश्किल बहुत होता है, डॉक्टर नहीं होने से हमारे को बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ से हम लोग अब बहुत आसान हो गया नीचे जाने के लिए भी, कोई भी बीमारी हो कोई भी हो बहुत आसान हो जाता है। जी बहुत सहूलत हो गई है, तो मैं बहुत आसान हो गया है, बहुत तकलीफ और लोग भी मर गया है। अब तो हमें बहुत सुख हो गया, मज़ा हो गया। मज़ा के साथ हम जा सकते हैं, 2-3 घंटे में मनाली पहुँच जाते हैं हम। बाकी लोगों का मेहरबानी है, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी जी हो गया। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की,
दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार। रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी है, जिसके चलते रेल यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं रेल यातायात प्रभावित होने के चलते थर्मल प्लांट को चलाने के लिए आने वाले समय में कोयले की कमी भी देखी जा सकती है, जिससे बिजली उत्पादन पर असर पड़ सकता है। और वहीं PSPCL के वित्तीय विभाग के डायरेक्टर जितेंद्र गोयल ने बताया है कि इस प्रकार की अभी तक कोई मुश्किल सामने नहीं आई है। पावरकॉम पंजाब के पास अगले 6 से 7 दिनों के लिए कोयला उपलब्ध है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के 301 युवक शनिवार को भारतीय सेना में शामिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री श्रीनगर के बाना सिंह परेड मैदान पर आयोजित पासिंग आउट परेड में चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल VS राजू ने 1 साल का कठिन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सेना में शामिल हुए 301 युवकों के नए बैच को प्रस्तुत किया है। और कोरोना महामारी के कारण इस बार युवा सैनिकों के माता पिता और अन्य रिश्तेदार समारोहों में शामिल नहीं हो सके हैं। इन नए सैनिकों ने एक दूसरे का अभिवादन किया है। खेतों की खतौनी की तरह ही अब घर की घरौनी भी बनेगी। केंद्र सरकार की इस स्वामित्व योजना के तहत यूपी के बाराबंकी जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। और कल यानी कि 11 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाराबंकी में घरौनी के 2 लाभार्थियों से बात भी करेंगे। और प्रधानमंत्री से बातचीत को लेकर के लाभार्थियों को तहसील के अधिकारी और कर्मचारियों ने पूरी तैयारी करवा दी है। लाभार्थियों में तहसील नवाबगंज के ग्राम मोहम्मदपुर चौकी की रामरती और ग्राम नरगिस मऊ के राम मिलन शामिल हैं। घरौनी मिल जाएगी तो अच्छी बात है, बढ़िया है। तो क्या फायदा होगा आपको? अरे फायदा जैसे खेत की खतौनी मिलती थी, वो घर की घरौनी मिल जाएगी तो बहुत अच्छा है। लड़ाई झगड़ा कम हो जाएंगे। तो अभी तक ये सिस्टम तो उसमें बहुत फायदा है। अपना कहीं बहुत सुरक्षित है, बाकी कल ये हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए किस गांव से आप रहने वाली हैं, कहाँ की रहने वाली है? मोहम्मदपुर। अच्छा।
वहीं यूपी के गाजियाबाद में शांति नगर में अवैध निर्माण तोड़ने का काम किया गया। नगर निगम का दस्ता वहां पर पहुंचा और उसके पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने वहां पर हंगामा कर दिया। लोगों के विरोध के बावजूद भी करीब 11 अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान एक बुजुर्ग ने छत से कूदने की कोशिश भी की, हालांकि बाद में बुजुर्गों को पकड़ लिया गया और उन्हें नीचे उतारा गया। वहीं महिलाओं का यह कहना है कि उनके पास कागजात भी हैं, लेकिन नगर निगम उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। क्या है पूरा मामला? नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण है, इसको कई बार बता दिया गया है और संभावना भी होती है और हटाने के लिए कह दिया गया था। आज की डेट में जारी थी, विगत महीने से इससे भी पहले से इन लोगों को बताया जा चुका है कि ये जो मकान बना है अवैध रूप से। देश भर में किसान कानूनों का विरोध किया जा रहा है। वहीं हरियाणा के सिरसा में शहीद भगत सिंह स्टेडियम में दिए जा रहे धरने पर सामाजिक कार्यकर्ता सिरसा पहुंचे और इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पारित कानून वापस लेने की उन्होंने मांग की है। उन्होंने कहा है कि सरकार ये प्रचार कर रही है कि इन कानूनों से मंडी को खत्म नहीं किया जाएगा, जबकि इसके उल्टे मंडियां तो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि किसान की फसल को कॉन्ट्रैक्टर खरीदेगा। आगे चलकर सिरसा में जो सवाल उठाया है वो इस देश के राजनीति को मूल्यधारित राजनीति बनाने के लिए अहम सवाल है। कुर्सी या किसान, हम कहेंगे कुर्सी या मजदूर, कुर्सी या महिला शक्ति, ये भी सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि हर समुदाय पर आज उनकी आजीविका पर, उनके अधिकार पर संविधान को कुचलने वाले एक आक्रमण कर रहे हैं। और किसानों के खिलाफ जो है उनके मन में, उनकी इच्छा शक्ति जो विरोध में है, वो तो अब ये 3 गोरे कानून जिसको मैं कहती हूँ उनसे जाहिर हो चुकी है। और इन तीनों कानूनों का एक ही मकसद है, कॉर्पोरेटाइजेशन। सरकार ने प्याज के निर्यात पर पिछले महीने लगाई गई पाबंदी में ढील देते हुए बेंगलोर रोज और कृष्णापुरम किस्म के प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है। हालांकि इस छूट के साथ ही निर्यात के लिए कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में शुक्रवार को यह कहा है कि बेंगलोर रोज और कृष्णापुरम प्याज की 10,000 टन मात्रा के निर्यात की इजाज़त दी जा रही है। ये इजाज़त तत्काल प्रभाव से अगले साल 31 मार्च तक के लिए वैध रहेगी और इसके अलावा एक शर्त यह भी है कि निर्यात सिर्फ चेन्नई बंदरगाह से ही किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गंगन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। संयुक्त ऑपरेशन में लश्कर के एक टॉप कमांडर समेत 2 आतंकी मारे गए हैं और 55 राजपूताना राइफल्स की अगुवाई में आतंकियों के खिलाफ ये एनकाउंटर चला और पुलवामा एनकाउंटर में भी 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। शनिवार को दिन भर में 2 अलग अलग एनकाउंटर में 4 आतंकवादी मारे जा चुके हैं और कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करके ये बताया है कि पुलवामा एनकाउंटर में लश्कर के टॉप कमांडर जहीर नज़ीर भट्ट उर्फ जहीर टाइगर भी मारा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन मॉरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कहा है कि कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित क्षेत्रों को अधिक राहत देना संभव नहीं है। साथ ही बैंकिंग का जो नियामक है उसने भी ये कहा है कि बैंक 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए लोन मॉरेटोरियम की सुविधा प्रदान नहीं कर सकेंगे। केंद्रीय बैंक ने यह कहा है कि 2 करोड़ तक के ऋण के लिए ब्याज माफ किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई और राहत देना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के लिए हानिकारक होगी। आरबीआई ने यह कहा है कि 6 महीने से अधिक समय के लिए लोन मॉरेटोरियम की सुविधा प्रदान करने से समग्र ऋण अनुशासन समाप्त हो सकता है, जिसका अर्थव्यवस्था में ऋण निर्माण की प्रक्रिया पर दुर्बल प्रभाव पड़ेगा। और आगे आरबीआई ने यह भी कहा है कि यह कदम निर्धारित भुगतान को फिर से शुरू करने में देरी के जोखिमों को बढ़ा सकता है और उधारकर्ताओं के लिए पुनर्भुगतान के लिए दबाव बढ़ेगा।
सुशांत सिंह राजपूत के निधन को करीब 4 महीने हो चुके हैं। उनके केस में केंद्रीय एजेंसियां लगातार अपनी जांच कर रही हैं। दूसरी तरफ सुशांत के फैंस और उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए कैंपेन लीड कर रही हैं। बीते दिनों उन्होंने कई पोस्ट को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और अब श्वेता सिंह कीर्ति ने फिर से एक पोस्ट किया है और बताया है कि श्रीलंका में भी सुशांत के न्याय के लिए आवाज उठ रही है। शिल्पा शेट्टी इन दिनों अपनी आगामी फिल्म हंगामा 2 की शूटिंग में व्यस्त हैं। उसी लोकेशन से एक्ट्रेस अपनी तस्वीरें और वीडियो भी शेयर कर रही हैं। शिल्पा शेट्टी ने फिर से एक वीडियो शेयर किया है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस वीडियो में साथ ही ये बात फिर से साबित हो गई, शिल्पा शेट्टी को प्रकृति से बेहद लगाव है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो किस तरह से नेचर के बीच स्लो मोशन में झूमती हुई नजर आ रही हैं। वहीं नोरा फतेही और साकी साकी और दिलबर दिलबर गाने पर जबरदस्त डांस फॉर्म में बॉलीवुड में अपनी एक खास पहचान बना चुकी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, स्ट्रीट डांसर 3 में नोरा के डांस ने तहलका ही मचा दिया है। सबके दिलों पर राज करने वाली नोरा फतेही अक्सर अपने डांस वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। हाल ही में नोरा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपने दोस्त के साथ बीच पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं और इस वीडियो को नोरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। पाकिस्तान ने अपने दोस्त चीन को बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान में टिकटॉक पर बैन लग गया है और जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने इसलिए टिकटॉक पर बैन लगाया है क्योंकि टिकटॉक ने पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण की तरफ से दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया था और इसके पहले पाकिस्तान ने टिकटॉक को लेकर के चेतावनी दी थी। हालांकि चीन से डरे पाकिस्तान ने यह भी स्पष्ट किया है कि टिकटॉक प्राधिकरण के सामने आने पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। उसको अपने ऐप से अश्लील वीडियो पर कार्रवाई करने के तरीके की जानकारी देनी होगी कि वो किस तरह से काम करेगा। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव को लेकर के अमेरिका ने चीन के रुख के प्रति चेताते हुए भारत के साथ संबंध मजबूत करने पर जोर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन के बढ़ते कदमों के प्रति चेतावनी दी है। भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों की बात भी दोहराई है और इसे दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच चल रही कूटनीतिक सुगबुगाहट का हिस्सा माना जा रहा है। भारत के साथ पूर्वी सीमा पर तनाव में उलझा चीन ताइवान पर लंबे वक्त से दावा ठोकता रहा है और यहां तक कि वो ताइवान के साथ संबंध रखने पर दूसरे देशों को भी धमकाता रहा है। बावजूद इसके भारत ताइवान के साथ दोस्ताना संबंध रखता रहा है और इसे लेकर के बौखलाए चीन को ताइवान ने एक बार फिर से दो टूक सुनाई। दरअसल शनिवार को ताइवान का नेशनल डे था, जिसमें जश्न में शामिल होने के लिए भारतीयों को शुक्रिया कहते हुए ताइवान के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर से चीन को इशारा किया है कि भाड़ में जाओ। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत से कई दोस्त ताइवान नेशनल डे के जश्न में शामिल होने के लिए तैयार हैं और ताइवान में हमारे लोग इस अद्भुत समर्थन से खुश हैं। विदेश मंत्रालय ने भारत को शुक्रिया भी कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जब हम कहते हैं कि हमें भारत पसंद है, हम उसे अपना दोस्त मानते हैं, इसका मतलब हम चीन को कहते हैं गेट लॉस्ट। गौरतलब है कि इससे पहले जब भारत में चीनी दूतावास ने भारतीय मीडिया से कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा था, तब भी ताइवान ने चीन को करारा जवाब दिया था। तो लगातार भारत और चीन के बीच जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है, बिल्कुल उससे भी ज़्यादा अगर कहा जाए चीन और ताइवान के बीच भी लगातार जो है वो तनाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। चीन हालांकि ताइवान पर अपना दावा ठोकता रहा है, लेकिन ताइवान की तरफ से लगातार जिस तरीके से भारत के साथ जो दोस्ताना संबंध है, भारत भी अपने दोस्ताना संबंधों को निभा रहा है और इसी बीच इस तरीके की खबरें भी लगातार सामने आती रहती हैं कि ताइवान की जो सरकार है वो चीन को चेतावनी देती रहती है। और एक बार फिर से ताइवान में जब नेशनल डे मनाया गया तो भारतीय कुछ वहां पर लोग गए और जिनका शुक्रिया ताइवान ने अब किया है। और साथ ही साथ ये भी वहां के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि अगर हम भारत के साथ अपनी दोस्ती को दर्शाते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि चीन को वो गेट लॉस्ट कह रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन कोरोना के नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हर दिन कोरोना से हजारों की संख्या में मौतें हो रही हैं। इसके बाद भी कोरोना को लेकर के नए नए शोध हो रहे हैं जो चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। बेंगलोर में एक 9 साल के बच्चे के मामले में डॉक्टरों को चौंका दिया है। बेंगलुरु के एस्टेट CMI अस्पताल में एक 9 साल का बच्चा भर्ती है जिसे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है और इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चे में ये लक्षण कोरोना से ठीक होने के 45 दिनों के बाद दिखे हैं। एस्टर अस्पताल के बाल विभाग कंसल्टेंट डॉक्टर श्रीकांता जेटी ने जानकारी दी है कि उनकी अस्पताल में कोविड-19 से ठीक होने के 30 से 45 दिनों के बाद MIAS कावासाकी डिसीज टॉक्सिक शॉक लक्षण वाले बच्चे आ रहे हैं। MIAS कोरोना वायरस के प्रति एक गहन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है। उन्होंने ये कहा है कि ये अभी शोध का विषय है कि कोरोना से ठीक होने के 30 से 45 दिन बाद ये लक्षण क्यों दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने यह कहा है कि चीन ने भारत के साथ लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा को अपने कब्जे में करने का प्रयास किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि समय आ गया है जब इस बात को स्वीकार किया जाए कि बातचीत और समझौते के जरिए बीजिंग के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आएगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने इस हफ्ते की शुरुआत में यूटा में चीन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का भारतीय सीमा पर क्षेत्रीय आक्रमण स्पष्ट है, जहां चीन ने LAC पर कब्जा करने का प्रयास किया है। बता दें कि 3488 किलोमीटर लंबी LAC को लेकर के दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है।
अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोला है। बिडेन ने यह कहा है कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का लापरवाही भरा आचरण अनुचित है। पिछले हफ्ते 74 वर्षीय राष्ट्रपति कोरोना से संक्रमित पाए गए और वहीं अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप भी वायरस की चपेट में आ गई। कोरोना के इलाज के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को सैन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और यहां पर 4 दिन तक उनका इलाज चला। इसके बाद सोमवार को वो व्हाइट हाउस लौट गए और व्हाइट हाउस के चिकित्सक सीन कॉनले ने गुरुवार को यह कहा है कि राष्ट्रपति शनिवार से कामकाज करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उधर नेवाडा के लॉस वेगास में एक रैली को संबोधित करते हुए बिडेन ने यह कहा है कि अमेरिका को एक ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत है जो ये समझ सके कि देश के नागरिक किन हालातों का सामना कर रहे हैं और किस अवस्था से गुजर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को चाहिए कि वो ये देखें कि देश की जनता कहाँ है और वो कहाँ जाना चाहती है। अमेरिका की यूएनएसए ने यह कहा है कि भारत से लगती एलएसी पर ताकत के बल पर नियंत्रण करने की चीन की कोशिश उसकी विस्तारवादी आक्रामकता का हिस्सा है और ये स्वीकार करने का समय आ गया है कि बातचीत और समझौते से चीन अपना आक्रामक रुख बदलने वाला नहीं है। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।